चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद भी होगा पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, यही सब डिस्कस किए थे, याद है? पॉजिटिव एंगल और क्या होता है बोलिए, नेगेटिव एंगल। यहाँ ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, अगर एंगल का मेज़रमेंट, ये मान लीजिए OA लाइन है, हल्का सा पिछले क्लास का रिपीट कर रहे हैं, घूम के यहाँ पर पहुँचा, ये है इनिशियल साइड और ये है फाइनल साइड। या तो तीर का निशान लिख देगा, लगा देगा, या तो लिख देगा इनिशियल और फाइनल साइड। तो ये जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंगल। चूँकि ये घूम कैसे रहा है, तो घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है सर। ये है 12-6, यहाँ होगा कितना 9, ये 3, 1, 2, 4, 5, ये सब घड़ी है। और घड़ी चलती है ऐसे, बस यहाँ ध्यान रखना। तो कोई आदमी अगर ऐसे चल रहा है तो ये होगा क्लॉकवाइज, है ना जी, जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूम रहा है, ये ऐसे ही तो चल रहा है क्लॉकवाइज। अब कोई आदमी अगर ऐसे चल रहा है तो क्या होगा बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक है, ये है क्लॉकवाइज है। चलिए, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये वाला एंगल कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल यानी कि अगर मैंने कहा ये OA है और यहाँ से घूम के ऐसे करके पहुँचा ये 30 डिग्री है, तो कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री प्लस में लिखेंगे, बस और कुछ नहीं। पिछले क्लास में ये सीखे थे हम लोग। अब मान लीजिए इस बार इनिशियल साइड यहाँ पर है OA, इनिशियल साइड या इनिशियल रे भी कह सकते हैं। अब फाइनल रे घूम के यहाँ पहुँच गया, ये तीर का निशान आपको बताएगा कि कैसे रोटेशन हुआ है। इसका मतलब वहाँ से इधर पहुँचा होगा, तो कैसे घुमा, देखिए तो ऐसे घुमा है ना, ऐसे घुमा है, ऐसे घूम रहा है, यानी घड़ी की दिशा में ऐसे चल रहा है, यानी घड़ी। आपको यहाँ पर घड़ी सोचना है, बस और कुछ नहीं। ये हमारा फाइनल साइड है, ये फाइनल साइड है। तो ये वाला एंगल जो भी बनेगा उसमें लगाएंगे माइनस थीटा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ OA, ये घूम के ऐसे करके 60 डिग्री मेंशन कर दिया हम लोगों ने, और ऐसे जा रहा है। ये है इनिशियल साइड और ये है फाइनल साइड, तो यहाँ पर होगा -60 डिग्री का एंगल। ये तो इसी बात समझ में आई है। यानी कि एंगल को अब हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। ज़रा देखो, अगर ये वाला एंगल कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे करके, इधर से इधर अगर जाएंगे तो ये हम लोग थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन अगर मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, वेरी गुड, तो थीटा का मान कितना होगा, -90 डिग्री। बहुत अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए हम ऐसे करके ऐसे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे करके चल के ऐसे पे पहुँच रहे हैं, तो थीटा का मान होगा 180 डिग्री। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी ऐसे नापेगा इधर से, तो थीटा का मान कितना होगा, चूँकि ऐसे घूम गया यानी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, तो -180 डिग्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्गूमेंट में जरूरत पड़ेगी जब एंगल अभी हम लोग निकालेंगे। तो मान लो कोई आदमी अगर इस लाइन पर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से है 120 डिग्री, तो थीटा का मान कितना होगा इस लाइन का, 120 डिग्री। लेकिन वही एंगल को इधर से नापेंगे तो 240, यस 240 होगा, क्योंकि दोनों मिलके कितना होना है, 360 डिग्री। तो यस, इधर से जब नापेंगे सर तो ये होगा थीटा का मान -240 डिग्री। कितना बोलेंगे बोलो, माइनस। इसी एंगल को अगर ऐसे नाप रहे हैं, मान लो यहाँ पर है ऐसे करके, ये है 210 डिग्री, थीटा का मान कितना बोलो, 210 डिग्री। इधर से नापा तो कितना आया, ओहो 210, 180 में 30 जोड़ दिया, 180 वाला लाइन देखो, 180 वाला लाइन, इसमें 30 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 210। तो अगर हम पूछेंगे बताओ यही वाला एंगल इधर से कितना होगा, कितना होगा बोलो, -150 जी, -150। यस सर, एकदम 150 हो जाएगा। यहाँ थीटा का मान होगा -150। ये बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी जब आर्गूमेंट 120 डिग्री 210 डिग्री आएगा ना, तो हम लोग घुमा के इधर से आंसर देंगे। मतलब या तो 210 डिग्री लिखो, या तो कितना लिखो, 150 डिग्री माइनस में, दोनों ही बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? देखो कहीं पर मान लो ऐसे लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ नापा तो कितना आया बोलो, तो थीटा का मान 270, 9 × 27, 90, 90, 90। तो और इधर से इसी लाइन को बोलेंगे, सेम लाइन अगर हम लोग पूछेंगे इधर से बताओ कितना होगा, तो यही लाइन को हम लोग इधर से लिख सकते हैं कितना, -90, थीटा का मान -90। मतलब एक ही लाइन को दो तरह से लिख सकते हैं। इधर से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो 270 डिग्री, क्लॉकवाइज नापेंगे तो हो जाएगा -9। वही लाइन को, वही एंगल को दो तरह से लिख सकते हैं। तो इसी बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए, यहाँ तक पिछले क्लास में पढ़े थे और डिस्कस कर चुके थे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। तो अब हमको इसकी अच्छी खासी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक्चुअल हम दिखाते हैं आपको कैसे बनता है पोलर प्लेन। जब तक बच्चा लोग आ भी रहा है तब तक हम प्लेन बना लेते हैं। इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी हमको। लाइन देखिए तो सीधा है क्या, जब तक हम इस काम को कर लेते हैं धीरे धीरे, तब तक सब बच्चा पहुंच भी जाएगा। देखो ये हमारे पास x y डैश होगा और ये हमारे पास
चलिए ऐसा ही होता है हमारे पास एक्सिस, और हम लोग अभी बना रहे हैं इसको पोलर प्लेन। कौन सा प्लेन बना रहे हैं? पोलर प्लेन। अगले दिन जो है हम देखेंगे, सबकी कॉपी में बना हुआ होना चाहिए। हाँ, बनाने का तरीका हम सिखा रहे हैं आपको, देखो कैसे बनाएंगे अच्छे से। तो चलो ऐसा करते हैं, ये वाला छोटा हो गया, अभी बड़ा करेंगे उसको। 1-1 इंच नाप लें क्या? देखो चौड़ाई इसका लेते हैं 1 इंच, 1 इंच कम पड़ जाएगा लगता है, 2-2 इंच नापते हैं। 2 इंच, फिर 2 इंच, फिर 2 इंच, ऐसे करके नापते हैं। 2-2 इंच का चौड़ाई नाप रहे हैं जी हम। ये ले रहे हैं इसमें एक्स एक्सिस पर 2 इंच और 2 इंच। 5 यूनिट सफिशिएंट हो जाएगा। ये 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट सफिशिएंट है। 5 यूनिट का ही बनाइएगा, काफ़ी है। 6-7 आएगा तो हम लोग ऐसे रफ फिगर बना देंगे। इसका मतलब ये भी बढ़ेगा थोड़ा सा आगे जी। एक्चुअल में देखोगे भी फिगर कैसा बनने वाला है, एकदम ध्यान से देखोगे। आपके सामने हम इसलिए बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी जो है बनाते 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 दिमाग में छप जाए कि हाँ सर ऐसा हो रहा है। चलो अगर छोटा पड़ जाएगा तो 4 यूनिट पर ही हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। ये कौन क्या होगा बताइए? एक्स डैश, एक्स ना होगा उधर, यहाँ होगा वाई और वाई डैश। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 1 यूनिट, 1 यूनिट तो यहीं पर हो गया छोटा सा, यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट। घर पर अच्छे से बनाइएगा, आप लोगों से और अच्छे से बनेगा। हम तो यहाँ इससे बनाते टेढ़ा मेरा भी हो जाता है कभी कभी ना जी। आपके पास तो स्केल ना है, डिवाइडर है, स्केल है, आपके पास तो पूरा है ही बनाने के लिए। रस्सी से यहाँ पर न लगा सकते हैं उसको, इसीलिए ये सब दिमाग लगाते हैं। चलो आ ही गया 5 यूनिट इस पर। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है। देखिए ये लगभग अपना कंप्लीट हो गया। हल्का फुल्का मान लिया टेढ़ा मेरा हुआ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मेकअप कर लिए इसको। -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पर जो लाइन कट रहा है यही हमारा होता है पोल। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो ही गया है और बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग एंगल मेंशन करेंगे। सो एंगल कैसे मेंशन करेंगे? यहाँ से हम लोग एंगल लिखेंगे। चलिए यहाँ हमारे पास है 30 डिग्री, 30, उसके बाद 60 यहाँ पर है, 60 के बाद भाग रहा है ये 120 डिग्री इधर है, यहाँ पर जस्ट सामने 150 डिग्री, 150 यहाँ पर है। बस अब हो गया। इसका उल्टा तो भागेगा ऐसे करके, इसे कर दें क्या? देखिए इसको इससे मिलाएंगे तो आगे पीछे दोनों एंगल बन जाएगा, दोनों का काम चल जाएगा। इधर से बना 130, इधर से बना 210, दोनों बन गया है ना। अगर इसको हम बढ़ा देंगे ऐसे करके तो दोनों ही एंगल साथ साथ बन चुका है। देखो इसको आगे बढ़ा दो तो ये बन गया 30 डिग्री का भी और 210 डिग्री का भी। ये हो गया 30 डिग्री एंगल। यहाँ कितना हो गया बोलिए? 210 डिग्री। 180 में 30 जुड़ गया, यही वाला 30, जो 30 यहाँ वही 30 यहाँ पर है तो ऐड हो गया उसमें। चलिए यहाँ बनेगा देखिए 60 डिग्री का एंगल और जस्ट इसके अपोजिट में कितना बनेगा बोलो तो?
बोलिए कोई आदमी। हाँ, कितना बनेगा? हाँ, ये हो गया 60 डिग्री। इसके जस्ट उल्टा में बनेगा 240 डिग्री। जस्ट एकदम अपोजिट में आ जाइए। हाँ, ये बन जाएगा 240 डिग्री। 30 इसमें और जुड़ जाएगा और क्या। उसी के साथ यहाँ पर हम लोग फिर से 30 डिग्री लिए हैं। ये आ जाएगा ये आ जाएगा कितना, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी को पीछे कर देंगे, देखो इसी को पीछे कर देंगे तो 180 में 30 जोड़ दीजिए। 180 में 270 में 30 जोड़ देंगे। 270 है ये लाइन हमारा, ये है 270 वाला लाइन, ये है 0 वाला लाइन, ये है 90 डिग्री वाला लाइन, ये है 180 डिग्री। ये सब लाइन तो फिक्स होता है। ये दो हो गया बाकी तो 270 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300 डिग्री पूरा परफेक्ट। और यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए। इसी को पीछे बढ़ा देना आपको। आप जब कॉपी बनाइएगा तो एक ऊपर नीचे पूरा लाइन खींच देना। आपके पास तो स्केल होगा, पूरा लाइन खींच देंगे, एक ही बार में आपका खींचा जाएगा। जगह थोड़ा सा बड़ा है तो हमको दो बार करके इसको खींचना पड़ रहा है। चलो, तो ये हो गया कितना, 330 हो जाएगा यहाँ पर, 330 डिग्री। अब घूम के फिर 360 डिग्री पर पहुँच जाएगा ये, और ये वाला एंगल बन जाएगा कितना, 150 में फिर 30 जोड़ देंगे। तो ये हो गया। इधर कौन सा, ये बता रहा है हमको यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। जैसे ये पॉइंट कितना है तो 1 यूनिट दूर है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पॉइंट कहाँ पर है, 1 यूनिट दूर है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पॉइंट कहाँ पर है, 1 यूनिट दूर है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पॉइंट के बारे में पूछेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पर, बोलिए। हाँ, ये सबसे पहले बोलेंगे 2 यूनिट दूर है सर, एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। हम पूछेंगे इस पॉइंट के बारे में, बोलो ये पॉइंट कहाँ पर है, तो सर 4 यूनिट दूर है, 4 यूनिट दूर है, यहाँ से यहाँ की दूरी हो 4 यूनिट, एंगल कितना बना रहा है सर, 60 डिग्री में साफ दिख रहा है हमको। अब कोई पूछ देगा बताओ ये वाला पॉइंट, बोलो इसका पोलर फॉर्म में क्या होगा, तो आसान है। आप बोलिएगा सर यहाँ पर देखेंगे P का कोऑर्डिनेट अगर, तो देखेंगे सर 3 यूनिट दूर है, यहाँ से दूरी कितना होगा बोलो। अगर कोई रैंडम कहीं पर भी पॉइंट पूछा जा सकता है तो ये वाला जो अगर पॉइंट आपसे पूछेंगे तो बोलेंगे सर 3 यूनिट दूर है, और एंगल जो बनाएगा 30 और 60 के बीच में, तो 30 और 60 के बीच में 45 होता है, 45 डिग्री बना रहा होगा। आप इसको नाप भी सकते हैं। यानी ये जो P पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर R थीटा के बारे में बात करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट होगा कितना, 3, R का मान 3 और थीटा का मान होगा 45 डिग्री। जानबूझ के हम ज़्यादा लिख रहे हैं ताकि आपको बहुत सारी बात आगे चल के हम बताएं तो समझ में आए आपको अच्छे से। बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारा लाइन होगा, 30 ठो लाइन होगा इसके अंदर। कैरो लाइन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27, मतलब टोटल 30 होगा इसके अंदर। टोटल 30 होगा, टोटल 30 लाइन होगा। इसके अंदर भी कैठो लाइन होगा, बोलो पतला 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 कैठो लाइन होगा, बोलिए 30 लाइन होगा। बीच में 45 भी आएगा, जो अभी हम लोग लाइन खींचे हैं ऐसे आएगा, ठीक है, और ऐसा आएगा। ये हम लोग जानबूझ के इसको हल्के लाइन से खींच रहे हैं, हल्के लाइन से खींच रहे हैं, है ना। यहाँ भी होगा 30 ठो लाइन, 30 ठो पतला 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 30 लाइन होगा। ज़रूरी ना कि पूरा 30 ठो बनना ही चाहिए, हल्का सा हम बना रहे हैं, चलो, ताकि इसको लोकेट करने में आसानी हो, कुछ पॉइंट हमको बताने में आसानी हो। ये फिगर अभी पूरे क्लास तक चलेगा, अभी जब तक क्लास चलता रहेगा आज का, इसमें पूरा फिगर का इस्तेमाल होगा, इसलिए एक बार इसको अच्छे से मेहनत करके बना ले रहे हैं। चलो, इसी के साथ यहाँ पर एकदम इसको हल्के हाथ से बनाइएगा। आप लोग भी पेंसिल से बनाइएगा तो हल्के हाथ से, ताकि ये भी हल्का हल्का दिखता रहे और बाकी जो है ब्लैक वाला लाइन भी साफ साफ दिखता रहे। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो 30 ठो पतला पतला यहाँ भी हो जाएगा, 30 ठो यहाँ भी हो जाएगा पतला पतला, और 30 ठो यहाँ भी हो जाएगा पतला 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 लाइन, 30 ठो हो जाएगा। और ये जो बीच में देख रहे हैं आप, दिस इज़ पोल, ये है पोल, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ओ से लिख सकते हैं, पी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी तो पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, पोल लिख रहे हैं। चलिए, ये बात समझ में आई। अब मैंने कहा कोई पॉइंट यहाँ पर है, बोलो जी यहाँ पर है, बोलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोई बताओ तो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
वेरी गुड। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 1 है जो छिप गया है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो सर ये जो पॉइंट आप बात कर रहे हैं, ये पॉइंट 2 और 3 के बीच में है ना। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड में अगर पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड आ गया सर कितना 2.5। और एंगल कितना बन रहा है तो 60 और 90 के बीच में है। तो 60 और 90 के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 75 डिग्री। याद कीजिए। अरे 60 और 90 के बीच में कौन सा एंगल होगा? 15 और जुड़ेगा, आधा आधी। 60 और 90 के बीच में 30 है, 30 का आधा करो 15। तो 60 में 15 जोड़ दो, 60 में 15 जोड़ो जी, कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट अगर हम इसका नाम क्यू दे रहे हैं तो क्यू का कितना हो जाएगा बोलो 2.5 और एंगल में कितना होगा 70 डिग्री। चलिए अगर इस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो बोलो तो कितना होगा, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। ये वाला अगर बात करेंगे, मान लो इसका नाम मैंने ए लिखा है तो ए पॉइंट हो जाएगा सर का कोऑर्डिनेट -4 यूनिट। तो यूनिट में -4 न लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में 4 ही लिखेंगे। बस यहाँ बताएंगे सर एंगल जो हो रहा है वो 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ऐसा पूछा आपसे, देखो इसी पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करते हैं, आपको अभी फ़र्क पता चल जाएगा, दोनों पॉइंट अलग अलग। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो वो भी तो 4 ही यूनिट दूर है, ध्यान से देखोगे वो भी 4 यूनिट दूर है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाएगा बोलो, एंगल है 0 डिग्री। तो यहाँ से फ़र्क पड़ गया, इससे पता चल रहा है अच्छा 180 का मतलब ये लाइन पड़ा गया पॉइंट, और 0 का मतलब उस लाइन पर चला गया। जैसे मैंने पूछा बताओ ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, P मैंने नाम लिखा 3 और एंगल में 0 डिग्री, बोलो तो कहाँ पर होगा ये? तो आप बोलिएगा सर ये पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब मैंने मान लिया, मैंने ऐसे लिख दिया, देखो तो मैंने ऐसे लिख दिया P बराबर या S बराबर मैंने लिखा 4 और माइनस में 90 डिग्री, बोलिए तो कहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट? वेरी गुड। -90 कहाँ पर होगा जी, बोलो जी साक्षी। -90 किधर होगा सर? इधर से नापना होगा -90। तो -90 वाला ये लाइन है, या 270 वाला भी यही लाइन है ना, 270 वाला भी यही लाइन है, इसलिए पहले आपको बताया गया निगेटिव एंगल। 270 वाला भी यही लाइन है, -90 वाला भी यही लाइन है। तो अगर कोई आदमी बोल दे, बोलो जी 4 -90 कहाँ पर होगा, तो सर 4 यूनिट 1 2 3 4 ये वाला है, और 90 पे खेल खत्म हो गया। यानी कि ये जो S है, S पॉइंट यहाँ पर बैठा होगा। इतनी सी बात समझ में आई। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे करके S बराबर कितना लिखेंगे 4 और 270 डिग्री, बोथ आर सेम, दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक आदमी को हम बोल रहे हैं इधर से, या कि मान लो बीच में कोई आदमी खड़ा हो तो इधर से बोल रहे हैं कि 3 यूनिट दूर है, इधर से बोल रहे हैं 2 यूनिट दूर है, इस तरह से बोल रहे हैं उसी आदमी के बारे में। तो इधर से कोई आदमी बोलेगा तो बोलेंगे सर यूनिट तो 4 ही है, डिस्टेंस पोल से कितना है इसका 4 है, लेकिन एंगल बोलेंगे इधर से पॉजिटिव एंगल के फॉर्म में तो बोलेंगे 270 डिग्री, और निगेटिव एंगल बोलेंगे तो बोल देंगे -90 डिग्री। बात समझ में आई? तो उसी तरह से इस पॉइंट को भी लोकेट करने का 2 तरीका। अब आ गया मेन पॉइंट, इस पॉइंट को लोकेट करने का 2 तरीका। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बोलो तो क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो 4 एंगल में -180 डिग्री। अरे प्लस करके घूमेंगे तब भी यही पॉइंट आया, माइनस करके चलेंगे तब भी यही पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस में 180 डिग्री बोल सर इधर से घूम रहे, इसका मतलब प्लस में बोल रहे थे मतलब इधर से घूम रहे। इतनी सी बात आई समझ में? बढ़ें आगे, चलिए तो हेडिंग डालिए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी लिखा रहेगा यहाँ पर, ये चलता रहेगा। देखिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टर्म है। सबसे पहला है मॉडुलस। अब देखो एक्चुअली मॉडुलस का आपको फील आएगा, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना है मॉडुलस। अब वहाँ पर आपको एक्चुअली में फील कराएंगे कहाँ क्या होता है। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन, या द डिस्टेंस लिखना था, ये डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पोल is called modulus of the complex number। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाएगा ये? the modulus of the complex number। अब असल में आपको फील आएगा मॉडुलस का। it is denoted by mod of z और R से।
आर से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, जैसे हम पूछ रहे हैं कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसका दूरी कितना है, इसका कोऑर्डिनेट, तो क्या लिखते हैं हम लोग, P बराबर आर थीटा, है ना। यहाँ पे लिखे देखिए जनरल कोऑर्डिनेट आर थीटा, तो यहाँ से जो दूरी होता है उसको आर बोलते हैं, और जो एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं। तो या तो मॉड ऑफ जेड लिख देंगे, जैसे मॉडुलस हम लोग निकालना सीखे हैं वही चीज़ होता है, मॉड ऑफ जेड लिख देंगे, या तो फिर आर लिख देंगे। हो गया। देखो मान लेते हैं हमारे पास ये x है, o है, x डैश है, ये y है और ये क्या है, y डैश है, और एक पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, मान लेते हैं या a और b है। ये हमारे पास लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस में आयोटा p। राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, पहले यहाँ समझिएगा, रुक जाइएगा, पहले पूरे प्रोसेस को समझेंगे। ये हमारे पास a प्लस आयोटा b का मतलब क्या, x एक्सिस पर कितना नापा गया होगा a, और y एक्सिस पर कितना नापा गया होगा b, यही ना होता है। तब ना यहाँ लिखेंगे a b, जैसे 3 4, तो x पर 3 और y पर कितना होगा 4। अब बताओ ये जो हम लोग अभी प्लॉट किए हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लॉटिंग पहले आपको सिखा चुके हैं, 3 4 5 6 कैसे प्लॉट किया जाता है। ये जो प्लॉट किए हैं वो किस प्लेन पर है, कार्टेशियन प्लेन पर है, जो बता रहे हैं कि x एक्सिस से इतना यूनिट दूर है a यूनिट, और y एक्सिस से कितना यूनिट दूर है बोलो b यूनिट। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास a b। तो क्या यही वाला पॉइंट अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से दूर होगा ना, इस पॉइंट से, पोल से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए बैठा हुआ है P पॉइंट, इसका नाम है A और B, यहाँ पर बैठा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट यहाँ से कुछ ना कुछ तो दूर होगा ही होगा। कितना दूर होगा, तो अभी तो फिगर में हमको साफ दिख रहा है कि सर यहाँ से 4 यूनिट दूर है ये, क्योंकि हमने सर्कल जो बनाया है वो अपने हिसाब से बनाया है। तो ये जो है 4 यूनिट दूर है। कितना एंगल बना रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है हमको कितना बना रहा है बोलो, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, वही दूरी को हम लोग मान लेते हैं r, और उसी को बोलते हैं मॉड ऑफ z कहते हैं। अभी हम लोग r मानते हैं, ये वाला o से लेके जो p का डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं r। तो बताओ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस क्या बोलिए b हो गया, इसका नाम दे देते हैं a, बोलो। हाँ वही सब करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये हो गया z प्लस a प्लस आई बी। आइए इन ट्रायंगल हमको निकालना है ये OP का लंबाई, क्या निकालना हमको OP, यही ना कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सुनोगे ज़रा ध्यान से, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यही कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी है, a प्लस आयोटा भी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोल से डिस्टेंस है, यहाँ देखिएगा जो पोल से डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं r, या इसी को क्या बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड कह दो या मॉडुलस कह दो। तो ज़रा देखिए तो ध्यान से, a प्लस आयोटा b यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इन ट्रायंगल AOP में क्या एंगल a 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अरे ये 90 डिग्री होगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस से हम याद कीजिए, अगर हमको ये निकालना है तो ये हो गया P, ये हो गया P, ये हो गया B, और ये क्या हो गया बोलिए H हाइपोटेनस। सो हम लोग बोल सकते हैं OP का स्क्वायर बराबर कितना होगा, OA का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, नहीं। तो बोलिएगा सर OP हमको निकालना है, तो OP का स्क्वायर बराबर OA, तो OA का मान कितना है A का स्क्वायर, AP का मान कितना है बोलिए B, तो B का स्क्वायर, और OP बराबर कितना लिखेंगे बोलिए, OP बराबर, यस वेरी गुड। तो सर OP बराबर हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बताइए OP है क्या, OP इज द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पोल। तो OP को क्या लिख सकते हैं R, क्या लिखेंगे इसको बोलो R। तो R बराबर √अंडर कितना हो गया बोलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और याद कीजिए कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये है मॉडुलस, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो अभी इससे पहले जो हम लोग मॉडुलस निकालते थे, असल में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल रहे थे, पोल से वो कितना दूर है। इससे पता चला अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल से आपको अच्छा फील आएगा। जैसे मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, मैंने कहा इसका मॉडुलस निकालिए, तो मॉडुलस का मतलब होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कि कितना 9 प्लस 16, मतलब कि √25 यानी कि 5। यानी कि ये जो मॉडुलस ऑफ z निकला हुआ असल में है r, जो बताता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है। तो हमको पता चल गया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा ये पोल से 5 यूनिट दूर होगा, मतलब इतना दूरी पर होगा, यहाँ कहीं बैठा होगा। देखो इस पॉइंट इस सर्कल के किसी भी पॉइंट में हो सकता है, वो एंगल पर डिपेंड करेगा। एंगल 30 डिग्री होगा तो यहाँ बैठ जाएगा, एंगल 60 डिग्री हो तो यहाँ बैठ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा इसका बोलो, तो 5 यूनिट होगा। यानी मॉडुलस का मतलब सीधा सा यही हो गया, द डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पोल।
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोल से जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका मॉडुलस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग इससे आर से, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, जैसे आप लोग मॉड जेड पहले निकालते थे वैसे भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? बोलेगा आर निकालना है तो आर कैसे निकलेगा सर, इमेजिनरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चलिए इसको फिनिश कीजिए तो एग्जांपल के साथ। यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, या ऑरिजिन को हम लोग यहाँ पर नाम क्या देते हैं, पोल, तो इस पोल से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, कितना दूरी पर है उसी को हम लोग बोलते हैं आर। यही हमारा हो गया आर, दिस इज आर। और आर निकालते कैसे, तो पाइथागोरस से अप्लाई कर दिया। आर निकालने में कोई झमेला नहीं, सबसे आसान होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना, या इसी को बोलते हैं मॉडुलस निकालना। एंगल निकालने में भी अच्छा खासा दिमाग लगने वाला है, दूरी तो तुरंत खट से बता देंगे सर, मॉडुलस हम लोग निकालना जानते ही हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। लेकिन असल जो मेहनत होगा ना एंगल निकालने में, ना इन्वर्स का हम लोग काम नहीं करेंगे, ऐसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे। चलिए तो मॉडुलस का मतलब समझ गए आप लोग। मॉडुलस का सीधा सा मतलब ये हुआ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है। जैसे मैंने पूछा आपसे बताइए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस का मतलब वही मैग्नीट्यूड ऑरिजिन से या पोल से कितना दूर है। जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जांपल जल्दी से बताइएगा तो z बराबर 3 प्लस में 6 आयोटा, बोलो इसका r कितना होगा, r का मतलब मॉड z, रूट अंडर कितना होगा बोलो 3 का स्क्वायर और प्लस सर 6 का स्क्वायर, बोलिए तो कितना हो गया 9, और ये हो गया 36, 36 9 कितना होता है 45। अच्छा 45 मोटा मोटी कितना होगा कोई आदमी बताइए तो, 45 का तो रूट निकलता नहीं है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर होता है 36 का रूट कितना होता है, बोलिए 36 का 6, और 49 का होता है कितना बोलिए 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 के करीब वाला नंबर 6 से बड़ा होगा, 7 से क्या होगा बोलो छोटा होगा। देखो ना 36 का रूट निकलता है 6 और 49 का निकलता है 7, तो ये 49 के करीब है ना पहुंच गया। अगर मान लो ये 37 होता तो 37 होता तो बोलते सर 6.1 आएगा, लेकिन चूंकि ये 7 के करीब पहुंच गया है तो इसका मतलब हम बोलेंगे मोटा मोटी हम अंदाज लगा रहे हैं 49 का 7 आ रहा है तो 45 का कितना आएगा 6.75 मान के चल रहे हैं, करीब करीब 7 के करीब पहुँच गया ये, तो मोटा मोटी ये आएगा। नहीं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हैं वो 6.75 दूर होगा, तो 6.75 कहाँ पर होगा, ये 5 यूनिट हुआ, 5 के बाद सर 6 यहाँ पर होगा, तो इसके बीच में कहीं यहाँ पर कहीं पर होगा, बात समझ रहे हैं। 6.75 सॉरी और आगे भागेगा ना, और आगे जाएगा, यहाँ पर होगा कहीं पर, 7 से पहले होगा, यहाँ पर, और एंगल जैसा बनेगा उसी हिसाब से ऊपर या नीचे भागेगा। तो फिलहाल के लिए हमको पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है 6.75 यूनिट पर दूरी है इसका, बात समझ में आ रही है। चलिए हेडिंग डालिए नंबर 2, इसको दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा आर्गूमेंट। लिखिए आर्गूमेंट, या इसी का एक और नाम है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हेडिंग डालिए तो आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब मिटा दें, ये सब हो गया है। एग्जाम्पल लिख रहे हैं आप लोग, देखिए द एंगल फॉर्म बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, द एंगल फॉर्म बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर होता है, समझने के लिए एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होता है जी, एक्सिस का निगेटिव इधर है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल बन, ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है, जो भी एंगल बन रहा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट। द एंगल फॉर्म बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, जो एंगल बनता है उसी का नया नाम यहाँ पर है आर्गूमेंट, इज कॉल्ड द आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय ऐसे डिनोट करते हैं इसको, लिखते हैं ARG ऑफ Z या AMP ऑफ Z। जैसे कैसे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को लिखते थे RE ऑफ Z, IM ऑफ Z, उसी तरह से आर्गूमेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं ARG। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे आर्गूमेंट ऑफ Z। AMP का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ Z, एम्पलीट्यूड का शॉर्ट फॉर्म, एम्पलीट्यूड का AMP लिखेंगे, आर्गूमेंट को ARG। हाँ उसी को बोलते हैं हम लोग आर्गूमेंट। अब यहाँ पर एंगल नंबर क्या बोलेंगे, बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट इतना, आर्गूमेंट का मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, कुछ भी हो सकता है। तो AMP ऑफ Z और ARG ऑफ Z। सो थीटा बराबर, इफ़ थीटा अगर एंगल बन रहा है तो थीटा ही को हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z या एम्पलीट्यूड ऑफ Z। यही असल में थीटा है, जो एंगल है उसको हम लोग नॉर्मल थीटा थीटा लिखते हैं। तो थीटा बराबर वही हो गया आर्गूमेंट ऑफ Z या एम्पलीट्यूड ऑफ Z। चूँकि हम लोग थीटा से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, धीरे धीरे आपको आर्गूमेंट में सुनने में अच्छा लगने लगेगा। ये है थीटा, यही थीटा है, इसी को हम लोग आर्गूमेंट कह देते हैं, जो भी एंगल बन रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में इसको हम लोग आर्गूमेंट कहेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है उसको बोलेंगे उसका मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। मॉडुलस और आर्गूमेंट दो चीज़ आपको निकालना होगा। मॉडुलस आर्गूमेंट निकल गया तो हम लोग ये वाला पोल निकाल देंगे घर से, यही है मॉडुलस और यही आर्गूमेंट। मॉडुलस आर्गूमेंट आर और ये है थीटा। कितना दूर है तो वो आर हो गया, मॉडुलस हो गया। कितना एंगल बना रहा है तो वही हो गया अपना आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड। बात समझ में आई? तो निगेटिव एंगल होगा। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, लिखो द प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल यानी मुख्य आर्गूमेंट, जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, जो मुख्य मान होता है, वो थीटा का मान होता है -π से बड़ा या बराबर और π से छोटा या बराबर। मतलब थीटा का मान जब भी हम लोग लेंगे, थीटा का मान जब भी हम लोग लेंगे तो लेंगे हम लोग कितना, -π से π के बीच में। क्या कोई दिक्कत हो रही है? हाँ बोलो। इट इज़ डिनोटेड बाय आर्गूमेंट ऑफ Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z, AMP ऑफ Z। इसके बाद यहाँ आ गए, ये वाला इसका हिस्सा है, ये जो x पर लिखा हुआ ना x डैश, ये इसका लाइन का लिखा हुआ है। यानी कि थीटा का मान अगर हम एंगल में लिख दें तो ये होगा 180 से बड़ा माइनस में और 180 से छोटा। प्लस में 180 से छोटा होगा और माइनस में 180 से बड़ा होगा। आर्गूमेंट हमेशा ऐसा ही दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। लिखने का तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके बीच में अगर थीटा का मान हम निकाल के दिखाएंगे उसको तो बोलेंगे ये होगा इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, मुख्य मान। देखो एग्जाम्पल देखिए जी, अगर हम आपसे कहें बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास और इसका नाम है P, 3 और 4, ठीक है, या मैंने लिखा यहाँ पर A और B और ये एंगल बना रहा मान लीजिए थीटा, कुछ ना कुछ तो बना रहा होगा ना। और इसका मैंने कहा डिस्टेंस है R, तो पूछेंगे मॉडुलस कितना होगा, तो मॉडुलस R बोल दीजिएगा। मॉडुलस का मतलब ये कितना दूर कहाँ कितना है, पोल से कितना दूर है ये पॉइंट, तो R यूनिट दूर है। आर्गूमेंट पूछेंगे बोलो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए मेरे पास A प्लस में आयोटा B है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने पूछा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे करके इधर से कितना एंगल बना रहा है, इधर से जो एंगल बना रहा है उसको लिखेंगे ARG ऑफ Z, ये हो जाएगा कितना, थीटा डिग्री, बस और कुछ नहीं। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गूमेंट कह देते हैं। ऊपर वाला हो गया है,
ऊपर वाला हो गया है, ऊपर वाले में यही लिखा हुआ है द एंगल फॉर्म बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी एंगल बनता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा किसके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ और या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग इससे AMP ऑफ जेड या ARG ऑफ जेड, ARG ऑफ जेड या AMP ऑफ जेड ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये थीटा का मान हो गया। बात समझ में आई? अभी निकालने का तरीका भी सिखाएंगे, अभी मेन फॉर्म इसका आना बाकी है। चलिए एक तो एग्जांपल लिखिए। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट वी हैव z बराबर 3 प्लस में 4 आयोटा या 4 प्लस में 3 आयोटा, इसी को करते हैं 4 प्लस में 3 आयोटा। ये थोड़ा सा इसका अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ से नापेंगे 1 2 3 4, यहाँ नापेंगे 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया। यहाँ ध्यान दो जी लड़का, 4 और कितना हो जाएगा बोलो 3, ये इससे कितना दूर होगा बोलिए। अगर पूछेंगे बताओ इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस का मतलब ये कितना दूर है ऑरिजिन से, तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा 16 प्लस में 9 यानी कि √25 यानी कितना हो जाएगा बोलो 5 यूनिट। हमको पता चल गया सर ये 5 यूनिट दूर है। दिस इज़ R, यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ना कुछ तो दूर होगा ऑरिजिन से। ठीक से बैठो, घूम के मेरी तरफ, कुछ ना कुछ तो दूर होगा और कुछ ना कुछ एंगल बना होगा। तो 2 पार्ट हमको निकालना होगा, एक R चाहिए, क्या चाहिए बोलो थीटा चाहिए। अगर पूछेगा बताओ आर्गूमेंट कितना होगा, तो आर्गूमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान निकालना। तो मान लेते हैं अभी मान लेते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चूँकि है तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अभी निकालना नहीं सिखाएं, अभी निकालना सीखेंगे हम लोग, तुरंत सीखेंगे। तो अगर पूछेंगे इसका आर्गूमेंट कितना होगा तो बोलो कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड, डायरेक्ट आर्गूमेंट ना लिख के लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है 4 प्लस में 3 आयोटा की। ये कितना हो गया बोलो 30 डिग्री। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, एक ही बात है, थीटा बराबर 30 डिग्री आर्गूमेंट ऑफ 30 डिग्री ARG। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AMP ऑफ जेड बराबर 30 डिग्री। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग आर्गूमेंट कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो भी कहते हैं, या थीटा डायरेक्ट कर दो। बात समझ में आ रही है? ये वर्ड हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे आर्गूमेंट, तो इसीलिए हम बार बार इसको लिख रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। अब देखो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। हो गया, ये हो गया आप लोगों का। देखो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, ये कहता है जो आर्गूमेंट लाई करेगा 180 से छोटा या बराबर और -180 से बड़ा या बराबर। शाहिद यहाँ ध्यान दो, कब नहीं को, -180 से बड़ा और 180 से छोटा। तो 180 से छोटा कौन कौन एंगल होता है बोलिए तो? 180 से छोटा सर यहाँ से अगर नापा जाए, देखो 180 से छोटा ये होगा, 180 जो 189 होगा है ना, एक 210 होगा, ये कितना था 150 था, 150 210 90 60 ये सब 180 छोटा है। मतलब अगर मैंने कह दिया 180 या 180 छोटा एंगल, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एंगल आ गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, अब मैंने कहा -180 से बड़ा एंगल, जैसे मैंने कहा -40 से बड़ा नंबर, तो -40 से बड़ा नंबर कौन सा होगा बोलो तो? -39, सही बात है, उससे बड़ा होगा। -39 से बड़ा कौन होगा? -20 -10 -0, ये सब कौन किससे बड़ा होगा बोलो? सब -40 से बड़ा होगा कि नहीं? सब -40 से बड़ा होगा। क्या -40 से बड़ा -50 होगा? नहीं, निगेटिव लगे तो छोटा हो गया। हम -40 से बड़ा कह रहे हैं तो इधर जाएगा। तो अगर हम पूछेंगे एक -180 से बड़ा एंगल, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो ये दिस इज -180, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको इस फिगर को हम जानबूझ के बनाए। देखो -180 से बड़ा एंगल पूछे तो क्या ऊपर जाएंगे? नीचे यहाँ मिलेगा आपको -180, कितना मिलेगा 30 इसमें घटा दो, -150 मिलेगा, -120 मिलेगा आपको यहाँ पर, है ना जी, -90 मिलेगा। यानी कि इधर जितना भी एंगल है वो सब। तो देखो तो इधर वाला एंगल कवर हो गया, इससे पाई से छोटा, तो पाई से छोटा एंगल सब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब -पाई से बड़ा, तो -पाई से बड़ा सारा एंगल यहाँ पहुँच गया, तो पूरा 360 डिग्री नहीं पकड़ा गया। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जब भी पूछेगा ना तो हम लोग आंसर देंगे इसमें। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा? -पाई से छोटा, पाई से छोटा और -पाई से बड़ा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एंगल मान लो 180 से बड़ा आ गया, ये तो कहता है कि आर्गूमेंट क्या होगा? 180 से छोटा होगा। 180 से छोटा, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसी पे बताएं क्या? देखो इसी पे बताते हैं। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूछेगा बताओ इसका आर्गूमेंट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर इधर से हम नापेंगे। तो इधर से नापना जब स्टार्ट करेंगे, नापते नापते यहाँ पर पहुँचेंगे तो कितना एंगल बन रहा है बोलिए?
इसके हिसाब से 180, 180 के बाद कितना आ गया 210 डिग्री। तो सर 210 डिग्री बन गया, तो 210 डिग्री तो 180 से बड़ा ना हो गया। ये कहता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो भी होता है वो कितना होता है -180 से बड़ा, और लेकिन 180 से छोटा होगा। 180 से एंगल छोटा होना चाहिए। इधर से अगर हम नाप रहे हैं तो एंगल 180 से बड़ा आ जा रहा है, तो अब इसको इधर से जवाब नहीं देंगे, घुमा के इधर से जवाब देंगे। बोलेंगे इसका आर्गूमेंट कितना होगा -150 डिग्री। कितना होगा बोलो -150 डिग्री। यानी कि अगर हम माइनस की बात करें तो ये हो गया देखो 0 डिग्री, -3 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -150 डिग्री। तो ये वो लाइन है जहाँ पर -150 डिग्री है, और इधर से घूम के आइएगा तो प्लस में 210 डिग्री। तो ये कहता है कि आर्गूमेंट जब भी 180 से बड़ा हो जाए तो इधर से जवाब नहीं देना, आपको जवाब देना फिर इधर से घुमा के जवाब देना। तो अगर पूछेगा बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कितना होगा, जो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है टी नंबर का, तो टी का जो आर्गूमेंट होगा तो आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा कितना माइनस में बोलो 150 डिग्री। बात समझ में आई? मतलब आर्गूमेंट अगर 180 से बड़ा भाग जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ से घूम के ऐसे पहुँच गया 180, तब तो ठीक है। 180 से जैसे -181 डिग्री हुआ तो इधर से जवाब देंगे फिर इसको। जैसे घूम के पहुँच गया 270 डिग्री, प्लस में 270 डिग्री एंगल बन रहा है इधर से, मानो ये पॉइंट है, तो बोलेंगे ये जो पॉइंट है इसका आर्गूमेंट कितना होगा। हाँ 270 डिग्री नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहता है कि 180 से छोटा होना चाहिए, -180 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से अगर घूम के आप देखिएगा इस लाइन से ऐसे करके, तो सर ये तो हो गया 270 डिग्री, इधर के हिसाब से 200 पॉजिटिव में, तो आप इसको पॉजिटिव नहीं देंगे क्योंकि 270 डिग्री 180 से क्या हो गया, बड़ा हो चुका है। तो आप घुमा के पीछे जवाब देंगे, इसको बोलेंगे ना सर इधर से अब देंगे हम इसको, बोलेंगे इसका आर्गूमेंट होगा सर -90 डिग्री। बात समझ में आई? जब भी आर्गूमेंट 180 से बड़ा भाग जाएगा पीछे से आ जाएंगे निगेटिव एंगल, इसी के लिए आपको पढ़ाया गया निगेटिव एंगल, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर पाएँ। 270 की जगह पर कितना लिख देंगे -90। बात समझ में आई? चलो आर्गूमेंट निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है 2 चीज़ की, उसको लिखा जाए। देखिए तो नोट में कुछ मान है जो आपको याद होना चाहिए जी 11th के ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से। चूँकि आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी 2-3 मान याद कर लीजिएगा जो कि यूज़ होगा यहाँ पर अच्छा खासा। देखिए पहला हमारे पास सबसे पहले तो वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए। वैल्यू टेबल कितने लोगों को याद है? अगर कहीं से पूछेंगे तो बता दीजिएगा। बोलो तो कोई भी आदमी वैल्यू याद है आप लोगों को? इसको मिटाएं, ये सब मिटा दें। वैल्यू याद है आप लोगों को? कम से कम साइन और कॉस 10 का तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। साइन कॉस 10 का याद होना चाहिए, तब आपसे फटाफट सवाल सब बनेगा। एंगल आपको, चूँकि यहाँ पर पूरा एंगल के साथ डील करने वाले हम लोग, साइन कॉस 10 और बस साइन कॉस 10 कितना होगा बताइए। लिखाए भी थे हम आपको ये वाला। यहाँ पर मान लीजिए थीटा है 0 डिग्री, फिर कितना होगा बोलो 30 डिग्री, और फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। चलो यहाँ पर हम लोग साइन फंक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पर कॉस फंक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा fx फंक्शन चल रहा है। तो ये तो होता है 0 पर 0, यहाँ होता है 1/2, ये कितना होता है बोलो 1/√2, √3/2 और 1। अच्छा इसका होगा उल्टा जस्ट 1, ये कितना होगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। उम्मीद करेंगे इतना सा आप लोगों को तो आता ही होगा, ठीक है। अब 10 निकालने के लिए एक बॉक्स और बढ़ा देंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 0/1 यानी कि 0, 1 इसको डिवाइड करके 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। इसको काटोगे तो पूरा कट जाएगा, इसको काटोगे 2 से 2 कट के √3 बच जाएगा। इसको 1/, कीजिएगा तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको मान याद रखना चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं। देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/√2 का मान होता है 0.707। हल्का सा अगर याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। 0.866 इसका मान कितना होता है 0.8 से। कितने लोगों को ये याद है मान? किसी को नहीं याद है? किसी को नहीं याद है ये वाला मान? इसको इससे भाग लगाओगे ना, देखो √3 में जब हम 2 से भाग लगाएंगे, √3 का मान होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2। ये 1 से बड़ा होगा √3/2। देखो ना √3 का मान कितना होता है बोलो साक्षी 1.732। 2 से काटो, इसको डेसिमल हटा दो। चलो डेसिमल हटा के नीचे कैसे 0 लगा दें, 3 0 और 2 से काटिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12 पूरा कंप्लीट हो गया। 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दे, 1 2 3 आ गया 0.866, 0.866 यही होता है मान इसका। तो इसका जो मान है वही मान इसका भी हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 1/√2 का निकालना चाहें तो √2 का मान नीचे रख दीजिएगा कैलकुलेशन, या ऊपर नीचे √2 से गुना कर दो। देखो √2 से ऊपर गुना किया और √2 से जब नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2।
है ना जी। तो इसका मतलब ये होगा 1.414 को डिवाइड करेंगे 2 से, करके देख लीजिए, डेसिमल हटाइए, नीचे 3 जीरो लगाओ, देखो काटो, 2 7 14, फिर 2 7 14, जीरो लगा के डिवाइड करना आप लोग को आ रहा है, और 2 अंक के बाद डेसिमल, सॉरी 3 अंक के बाद डेसिमल, 1 2 3 1 2 3 0.707। घर पर कैलकुलेटर में रखिएगा, ये मान खट से निकल के आ जाएगा, ठीक है। हल्का सा मान साइड में कहीं पर लिख लीजिए, ये काम में आएगा आपको आगे चल के। लिखिए तो इस टेबल को जल्दी से रेडी कीजिए अपने कॉपी पर। चलिए, इसी के साथ कितने लोगों को ये याद है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, कॉस थीटा जो होता है वो होता है B/H, याद है। और जो टेन थीटा होता है वो कितना होता है बोलिए, P/B। ज़्यादातर हमको इसी की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा भी नहीं लिखाते हैं। तीसरा नंबर में देखिए, एक तो याद रखिएगा, एक थ्योरम होता है, साइन के अंदर अगर निगेटिव एंगल होगा, ये सब 11th का ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, साइन में अगर माइनस थीटा लिखा हुआ है तो माइनस यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और कॉस में अगर माइनस लिखा हुआ है तो कॉस से माइनस बाहर नहीं निकलता, मैंने कॉस का निगेटिव ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है उसके पीछे का कारण है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब, अभी नहीं। चलो, उसी के साथ अगर 10 लिखा हुआ, 10 के साथ माइनस लिखा हुआ तो 10 से भी माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक। अभी याद रखना है कि कॉस से माइनस बाहर नहीं निकलता, ठीक है, मैंने कॉस का माइनस खत्म हो जाता है, सीधा समझो ये। कॉसेक में अगर माइनस में थीटा है तो कितना होगा बोलो, माइनस कॉसेक थीटा। जैसे साइन से बाहर निकलता है, कॉसेक से भी सेम, जो उल्टा फंक्शन है उसका बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर सेक की बात करेंगे, सेक के अंदर अगर माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा सेक थीटा। इसका हम आपको प्रूफ बताएंगे, दो तरीके से बताएंगे प्रूफ। एक तो क्वाड्रेंट फार्मूला से प्रूफ बताएंगे, जिसमें 36 और 48 फार्मूला पढ़ना हम लोगों को, तो उससे आप तुरंत समझ जाइएगा। इसका एक तो थ्योरम भी बताएंगे आपको कैसे हो रहा है ये चीज़, निगेटिव से पॉजिटिव। तो 2 चीज़ अगर आप ध्यान से देखिएगा, कॉस और सेक में निगेटिव बाहर नहीं निकलता है, बाकी सब में माइनस बाहर निकल जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग माइनस एंगल अभी देखेंगे, है ना, माइनस एंगल आ रहा है, -30 डिग्री, -50 डिग्री, देखो -90 डिग्री आ रहा है ना, आर्गूमेंट माइनस। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए जी, तब आपको पकड़ में आएगा, मज़ा आएगा। याद रहेगा ऋषभ, याद रहेगा जी प्रिंस। कॉस में और सेक में माइनस बाहर नहीं निकलेगा, बाकी सब में माइनस बाहर निकल जाएगा, बस इतना से याद रखिएगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल दिखाएं। पीछे से दिख रहा है, यहाँ पर सबको दिख रहा है जी। चलिए, अगर कोई आदमी पूछे बताओ साइन -60 का मान कितना होगा, तो सबसे पहले निगेटिव बाहर होगा, लिखेंगे माइनस में साइन 60 -√3/2, सॉरी 60 है ना, हाँ 60 ठीक तो है, √3/2 हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना आपको। जैसे कोई आदमी पूछे, पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखो, कोई पूछेगा कॉस -30 डिग्री, तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं सर, कॉस के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर नहीं निकलता है, तो लिखेंगे सर कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान होता है फिर से √3/2 हो गया आंसर। बात समझ में आई। कोई आदमी पूछे बताओ जी 10 -60 डिग्री का मान कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 10 में जब माइनस रहता है तो माइनस निकल जाता है, बस इतना सा भी आपको याद रखना है। सर माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 का मान होता है √3, तो इसके जगह √3 बैठ जाएगा, एक तो माइनस रह जाएगा। मतलब 10 -60 का मान अगर कोई पूछे तो माइनस में √3 आपको इतना आना चाहिए, ठीक है जी साक्षी। कुछ मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा खाली कॉस में और सेक में अगर माइनस लगा हुआ है तो बाहर निकलेगा प्लस के साथ, ये सब। हाँ, बस कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब का एंगल बाहर निकल जाता है, सब का एंगल बाहर निकलता है। चलिए, इसी के साथ 2 वैल्यू आपको याद रखना है। देखो, कुछ वैल्यू तो आपको याद ही रहता है जी, लेकिन अभी 2-3 मान और ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ साइन 90 डिग्री का मान, बोलो जी कितना होगा 1। अब कॉस 90 डिग्री पूछेंगे तो क्या होगा बोलो, वेरी गुड, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, इतना याद रखना आपको। एक पूछेंगे बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, बोलो 0। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, बोलो 1 होगा, वेरी गुड। एक और आपको याद रखना, साइन 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर पहुँच गया। अभी आप निकालना नहीं सीखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सब सिखाएंगे, इस लाइन पर आ गए साइन 180 डिग्री, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो साइन 180 डिग्री का मान अगर आपको याद करना है तो ये होता है 0। साइन 0 पर 0 होगा तो 180 पर भी क्या होगा, 0। देखो साइन जब हम 0 पूछ रहे हैं, 0 का मतलब ये वाला लाइन, यही ना हुआ 0 डिग्री वाला लाइन, तो यही लाइन घूम के यहाँ पहुँचा है ना। तो साइन 0 पर अगर 0 है तो 180 पर भी क्या होगा, 0 होगा। अब कॉस ना अभी जोड़ के ना निकालेंगे, अभी याद रखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं ताकि आर्गूमेंट आपको समझ में आए, क्योंकि बीच में ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। चलो, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ कॉस 180 डिग्री, इसीलिए हम जानबूझ के यहाँ पर लिखे, देखो कॉस 0 का मान 1 होता है, देखो कॉस 0 डिग्री पर कितना होता है 1, तो कॉस 180 पर होगा -1,
कॉस 180 पर कितना होगा बोलो, -1। याद रहेगा इतना सा, याद रहेगा इतना सा। फिर आइए अगर हम आपसे पूछेंगे साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 270 डिग्री, ध्यान से देखोगे। अगर हम आपसे पूछेंगे साइन 90, देखो साइन 90 का मतलब ये वाला लाइन, यहाँ देखिएगा साइन 90 का मतलब ये वाला लाइन, तो साइन 90 पर कितना बोलो 1 है, तो साइन 270 पर कितना हो जाएगा -1। बस इतना सा याद रखना, इतना सा अगर आपने पकड़ लिया तो खट सब सवाल बनेगा। साइन 90 पर 1 होता है खड़ा लाइन, तो उसी के जस्ट अपोजिट में होगा तो -1 होगा। सिमिलरली अगर पूछेंगे कॉस 270 पर कितना होगा बोलो, तो कॉस 90 पर 0 होता है। देखो कॉस 90 पर क्या है 0, तो इसका मतलब कॉस 270 पर क्या होगा 0 होगा। बस काम खत्म। चलिए एक और बता ही दें क्या, साइन 360 डिग्री, एक चक्कर लगा ही देते हैं। साइन 360 डिग्री पहुंच गए तो साइन 0 पर 0, तो 360 पर भी 0। उसी तरह से कॉस अगर पूछेगा 360 डिग्री, तो कॉस 0 पर 1 है, तो 360 पर वही लाइन है, सेम लाइन 1 उसी लाइन पर पहुंचेंगे। कॉस जब यहाँ पहुंचता है तब -1 होता है। अभी उतना ज़्यादा डिटेल ना कर रहे हैं, अभी ये 4 ठो मान याद रखिएगा, बस काम खत्म। इतना तो आपको याद है, ई वाला तो याद है आपको जी। आपको याद रखना है इसको, तो इसको इससे रिलेट कर लीजिएगा, ये वाला इससे रिलेट कर लीजिएगा। ये तो है ही, ये तो 0 डिग्री वाला माने है, ये 0 से रिलेट हो जाएगा। बस इतना सा अगर याद रह गया, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन न लेना। सवाल बनाते बनाते आपको ये सब मान याद हो जाएगा। आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं उसके लिए। अभी पोलर फॉर्म पूरा स्टार्ट करेंगे अभी। कौन वाला बोलो, वो तो सब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ेंगे, वो क्या टेंशन लेते हो। किसमें पॉजिटिव किसमें निगेटिव, किसका कौन घर है, ये सब तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक है। वही सब उसी का ये सब हिस्सा है, बीच बीच का जो यूज़ हो रहा है। तो जितना यूज़ हो रहा है ना, बस उतना ही से मैंने अभी आपको बताया है, उससे ज़्यादा हम आपको न बता रहे हैं। बेवजह का अभी कन्फ्यूज़ कीजिएगा। अभी 60 फार्मूला बताने से क्या फ़ायदा, वो जो 60 फार्मूला है टोटल मिला के, तो उसको बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी जो अपने काम का चीज़ है बस उसको जानिए। आपसे कोई पूछेगा साइन 180 का मान, आपको आना चाहिए 0। साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता। कॉस 0 का मान तो 1 होता। कॉस 180 पूछेगा -1 हो जाएगा। कॉस 0 पर 1 होता है, इस लाइन पर अगर आएंगे कॉस 180 पर तो -1 होगा। बात समझ में आई? तो आज यहीं पर स्टॉप करें क्या, बोलिए। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कल के लिए हम थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगा रहे हैं, वेट कीजिएगा। ये लिख लिए सब लोग। आप देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग चाहें तो पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं। अब पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, यही सब कहते हैं इसको। देखो कल के लिए हल्का सा इंटरेस्ट जगा दे रहे हैं, बाकी फिर कल मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे तो अच्छा खासा भी टाइम लग जाएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। तो मेरा कहना ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ऐसे लिखा हुआ है, देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है √3 अब प्लस में आयोटा। अगर पूछेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं? तो यस बता सकते हैं। देखो कैसे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले चेंज करना होगा पोलर फॉर्म में। जैसे ये पोलर फॉर्म में चेंज होगा ना, खट से आप बताइए कितना एंगल बन रहा है। तो सर कैसे पोलर फॉर्म में बदलेंगे? पोलर फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ये होता है आर कॉस थीटा। कल डिस्कस करेंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कल के लिए लगभग मैंने अब तैयारी कर लिया, बता रहे हैं कहाँ से आ रहा है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में होता है ये पोलर फॉर्म। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कल इसका प्रूफ करेंगे, तो टेंशन ना लेंगे। जैसे z बराबर हम लोग लिखते हैं ना, z बराबर a प्लस आयोटा b होता है ना, और वही z को पोलर फॉर्म में या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। हाँ वैसे ही कुछ जाएगा, वैसे ही जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में बदल सकते हैं क्या, तो यस बदल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, कल के लिए हल्का सा इंटरेस्ट जगा रहे हैं। अगर अभी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, न भी समय टेंशन नहीं लेना। ये वाला 2 अंदर कर दो, ये वाला 2 जैसे अंदर कीजिएगा तो √3 आयोटा, नीचे कितना हो जाएगा 2। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2, इसको लिख सकते हैं √3/2 प्लस 1/2 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, या आयोटा इंटू 1/2 लिख सकते हैं। इसको ऐसा कर सकते हैं, दोनों के नीचे 2 चला गया। अब दोनों के नीचे 2 चला गया तो अगर आप ध्यान से देखिएगा 2 इंटू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। √3/2 किसका मान होता है बोलिए, cos 30 डिग्री, और आयोटा के साथ साइन लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब ये देखिए तो ज़रा ध्यान से, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म मैच करता है क्या?
देखो इस नंबर को हम लोगों ने चेंज कर दिया इस फॉर्म में, और आर क्या होता है बताइए? आर होता है क्या होता है? मॉडुलस, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है किससे? किससे? पोल से। तो ये पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से 2 यूनिट दूर है। देखो 2 यूनिट दूर है, और एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। मतलब वो वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ बैठा होगा, देखो पोल से 2 यूनिट दूर, और एंगल बना रहा होगा 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर ये वाला है, ये वाला वो नंबर है, देख रहे हैं? पोल से 2 यूनिट दूर और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कुछ भी हो सकता है, नहीं इसके बीच का कोई भी एंगल हो सकता है, इसीलिए तो निकाले हैं ना। साइन 60 ना लिखेंगे, पोलर फॉर्म हमेशा पहले कॉस होता है, बाद में क्या होता है? आयोटा के साथ साइन। हाँ बिल्कुल, एंगल बदल सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, रुकिए, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में हम लोग लिख सक रहे हैं कि नहीं लिख सक रहे हैं? दोनों चीज़ तो बराबर है ना है, और दोनों चीज़ बराबर है तो ये वाला फॉर्म ही कहलाता है पोलर फॉर्म, और जो आर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड, या उसको कह सकते हैं मॉडुलस। मॉडुलस वो बताता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है ऑरिजिन से। तो पूछेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है ऑरिजिन से या पोल से, तो बोलेंगे आर का मान हो गया 2, और आर्गूमेंट यानी कि थीटा का मान कितना हो गया बोलिए? 30 डिग्री, या इसको बोल देंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर जी ऑफ जेड हो गया 30 डिग्री। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और 2 यूनिट दूर है। तो कल हम लोग सीखेंगे आखिर ये वाला फॉर्म कैसे बना कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक ये तो जानते हैं ना, प्लस आयोटा भी, इसी को कल चेंज करेंगे इस फॉर्म में, तो इसका नाम होगा क्या? पोलर फॉर्म। तो कल के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा दिए, तो सी टुमारो देखते हैं कल कल देखेंगे इसके आगे। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल का टाइमिंग वगैरह यही रहेगा। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर टाइमिंग को आगे पीछे जो करना होगा करेंगे।